नमस्ते दोस्तों भारत के आज़ादी के 75 वर्ष पे एक खुशी का समाचार भारत सरकार ने हम सबको दिया। जी हाँ, भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है और इसके संचालन का जिम्मा स्वामी रामदेव जी के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को सौंपा गया है। ये एक ऐसा फैसला है जो हमारे देश की शिक्षा के अंदर क्रांति लाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के द्वारा भारतीय शिक्षा और संस्कृति का प्रचार प्रसार स्वामी रामदेव जी के द्वारा चलाए जा रहे ट्रस्ट की निगरानी में किया जाएगा। और स्वामी रामदेव जी ने कहा कि ये एक ऐसा अवसर है जब देश को महर्षि देव दयानंद की विचारधारा के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के कॉर्पोरेट सदस्य श्री राजकुमार आर्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी इस कार्यक्रम में। राजकुमार जी, ये जो भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन और इसके संचालन की जिम्मेदारी पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को दी गई है, आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं और इसका क्या प्रभाव हमारे भारतीय शिक्षा पर पड़ेगा? सभी को जरूरत है और ये समझता हूँ कि स्वामी जी महाराज ने जो क्रांति की इन पिछले सत्रों में, तो अब ये जो नए शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ है, भारतीय शिक्षा बोर्ड का, तो इसको मैं युग क्रांति कहना चाहूँ। मूल रूप से वैदिक शिक्षा बोर्ड इसका नाम रखा गया था। स्वामी जी महाराज ने जो 2015 में प्रस्ताव भेजा, नरेंद्र मोदी जी हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री है, उनके सामने एक प्रस्ताव भेजा गया था जिसका नाम रखा गया वैदिक शिक्षा बोर्ड। अगर इस देश में रहने वालों का एक माइंडसेट हो गया कि वेद का नाम आते ही बस वो लगता है कि ये तो किसी धर्म विशेष के लिए है, मगर मैं इतना बताना चाहूंगा कि वेद मानव शास्त्र है, वेद मानव के लिए बना है और ये सृष्टि का संविधान है। इसमें सभी मानवों के लिए, चाहे वो भारत में रहते हैं, चाहे वो लंदन अमेरिका में रहते हैं, सभी जितने भी संसार के मानव है, सभी के लिए ये शास्त्र उपयोगी है, ये वेद उपयोगी है, ये मार्गदर्शक है। ये सब बताते हैं कि किस तरह से आपको जीवन में चलना चाहिए, किन किन की बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीजों को खा करके आप स्वस्थ रह सकते हैं, क्या आपकी विचारधारा रह सकती है जिसमें आप भाईचारे से रह सके, शांति से रह सके, और कौन से आपके संसाधन आपको जीने के लिए बेहतर आपकी जिंदगी बना सकते हैं, वो सारा का सारा जो दिया हुआ है वो वेदों के अंदर दिया हुआ है, ज्ञान दिया हुआ है, वो परमात्मा की तरफ से दिया हुआ है। और ये भारत स्वामी जी ये सबसे आध्यात्मिक राष्ट्र रहा है, ऋषि मुनियों की ये पवित्र धरा रही है जो वैदिक परंपराओं में विकसित और पुष्पित और पल्वित होती रही है। एक कालखंड ऐसा आया जिसमें हम यहाँ के रहने वाले, जिनको आर्य कहा जाता था, मुसलमानों के अधीन हो गए। और उसके बाद फिर 700-800 साल तो इन्होंने ही किया, जो भारतीय आक्रांता आए थे, इन्होंने हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती करके, क्योंकि यहाँ हमारा महाभारत के बाद एक जब इतना बड़ा युद्ध हुआ तो उसमें बहुत बड़े महापुरुषों का, बहुत बड़े ज्ञानी और विज्ञानियों का विनाश हो गया था। उसके बाद पटरी पे आज तक ये देश आया नहीं। ये हमारे देश के लिए नहीं है, पूरे समग्र संसार के लिए ही एक अभिशाप बन गया। देखिए कौन सा राष्ट्र सुरक्षित महसूस करना है, कौन सा यानी अशांति है सब जगह से। बड़े बड़े समृद्ध अमेरिका से लेकर के चाइना, रसिया, सब युद्ध में लगे हुए। क्या ये शांति का मार्ग, क्या ये मानवता का मार्ग है? क्या ये किस तरह से हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि हम किसके लिए बने? हम सारा दिन यही सोचते रहे सुबह से लेके शाम तक कि हम किसके साथ युद्ध करें, किसका गला काटे। तो ये जो वेद मार्ग है, यही एक असली मार्ग है मानवता के लिए। और
उच्च शिक्षा बोर्ड का बनाने का स्वामी जी महाराज का यही मकसद रहा है कि जो शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए, वो जो सिखाया जाना चाहिए, जिससे वो एक अच्छे मानव बन सके, अच्छे नागरिक बन सके, सभ्य समाज का एक हिस्सा बन सके। तो उसके लिए ये इस शिक्षा बोर्ड के गठन का विचार स्वामी जी महाराज ने किया। जी। 2000 राजकुमार जी, जो ये शिक्षा बोर्ड का गठन, अभी जो हमारे वर्तमान में सीबीएसई या अन्य शिक्षा बोर्ड मौजूद हैं, इनकी शिक्षा में और इस भारतीय शिक्षा बोर्ड की शिक्षा की जो पद्धति है, इसमें क्या फर्क होगा और इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, क्या कमी महसूस हो रही थी जो पहले की शिक्षा बोर्ड से? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। देखिए, जब देश हमारा आजाद हुआ, तो उसके बाद में सबसे पहले शिक्षा मंत्री हमारे बने मौलाना अबुल कलाम, जिनका पूरा नाम है सैयद गुलाम मोहद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी आजाद। ये 1958 तक रहे। उसके बाद में फिर हुमायूं कबीर बने, फखरुद्दीन अली अहमद बने, नूरुल हसन बने, जिन्होंने जो ऐसे शिक्षा मंत्री रहे जिनका इस देश की सभ्यता संस्कृति के साथ कुछ भी लेना देना नहीं था। उसमें हमारे जो जो हमारी परंपरा उसमें क्या पढ़ाया गया, उनमें पढ़ाया गया अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, तालुलंग, ये इनको महान बताया गया। जबकि ये थे, जो हमारे ऋषि मुनि जो जमात है से लेकर के ऋषि जो ऋषि हुए, जो मानवता के लिए उनका, और जो श्री कृष्ण जी महाराज जो हमारे रामायण है, महाभारत, उसके बारे में, श्रीमद् भगवत गीता है, उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया। क्यों? तो क्योंकि हमारी ये शिक्षा थी ही नहीं। पहले ने जो 1835 में शिक्षा का एक प्रारूप तैयार किया था, हमारे जो गुरुकुलीय परंपरा थी, 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल होते थे देश में, तो सबका विनाश उसने करके कर दिया। और ऐसा ऐसा उसने एक बनाया, माहौल बनाया कि बस शकल से ही भारतीय हो, अकल से अंग्रेजों के गुलाम बने। ऐसा उसने शिक्षा पद्धति का पराभूत किया था। ने जो पाप किया, स्वामी जी महाराज ने भी उस पाप को धोने का कार्य किया। इसमें बच्चों को, आपने जो प्रश्न किया है, अभी हम इस शिक्षा बोर्ड के द्वारा, हालांकि इसका नाम पहले मैंने बताया आपको, वैदिक शिक्षा बोर्ड का प्रस्ताव रखा था स्वामी जी महाराज ने। अब इसको एक्सेप्ट किया गया भारतीय शिक्षा बोर्ड, इसमें भी हम कोई खराबी नहीं है, खुश है। तो इसमें अभी हमारे जो धर्म ग्रंथ है, हमारे धर्म ग्रंथ नहीं, मानवता के धर्म ग्रंथ में कहूँगा, उनके बारे में जो सच्ची शिक्षाएं हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ा सकेंगे, सिलेबस तैयार कर सकेंगे। वहां पे जो यूनिवर्सिटी है, वहां पे इसके भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से उसमें जो सिलेबस है, जैसे सीबीएसई का जो होता है, उसमें से जो गलत चीजें हैं उनको हटा करके, और जो हमारी सही सही हमारा इतिहास है, सही हमारे ग्रंथ है, जो हमारे वेदों के ग्रंथ आए थे, तो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्ववेद। उसमें फिर आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व आते हैं। इनमें पूरे ब्रह्मांड का उसके अंदर शिक्षा का समावेश, तरह का विज्ञान है, समाचार विज्ञान लेकर के, स्वास्थ्य विज्ञान है, उसका आश्रय शास्त्र का विज्ञान है, गायन और संगीत का विज्ञान है, वायुयान से लेकर के खुले इमारतें कैसे बने, वो ये शिल्प आती है। तो इन चीजों का समावेश इसमें किया जाएगा, ऐसा का मानना है कि हम अपने हिसाब से जो मानवता के लिए बैठेगा, तो हम उसके हिसाब से ही इसमें बच्चों को पढ़ाएंगे। ये जो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है, इसके पीछे बहुत ही सोच समझकर एक विचार करने के बाद इसका गठन किया गया, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस बात की कमी महसूस की जा रही थी कि आपको जैसा कि पता है कि भारत की आज़ादी से पहले लॉर्ड मैकाले द्वारा जो शिक्षा नीति भारत के अंदर लागू की गई थी, उस शिक्षा नीति के कारण बहुत सारी जो हमारी राज्यों की स्थानीय भाषाएं थीं, इसके अलावा हिंदी
और संस्कृत, ये दोनों ही भाषाएं पिछड़ रही थी। इसके अलावा जो पंजाबी है या और अन्य जो भाषाएं थी वो तो बिल्कुल ही समाप्त होने के कगार पर आने लग गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ी को मैकाले द्वारा एक ऐसी शिक्षा की पद्धति या ऐसी सिस्टम के अंदर बनाया गया था कि अंग्रेज़ी जो है सबसे सर्वोच्च भाषा हो और जो भारतीय हैं वो अपने संस्कृति, अपने महापुरुषों और अपनी भाषा के प्रति घृणा करें, और इस तरह का कुछ डिज़ाइन किया गया था, और जिसके चलते आज हम देखते हैं कि हर ओर अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ियत छाई हुई है। और जो बच्चे हैं वो हमारे महापुरुषों को केवल टीवी सीरियल्स के द्वारा ही जानते हैं, और टीवी सीरियल्स बनाने वाले उसको अपनी, जिसे कह लीजिए, क्रिएटिविटी की आज़ादी के नाम पर किसी भी रूप में दिखाते हैं। भले ही वो फिल्मों में रामचंद्र जी के रूप को दिखाना हो या कृष्ण जी के साथ रुक्मणी के स्थान पर राधा नाम के करैक्टर को जोड़ दिया गया। तो ये सब चीज़ें जो दिखाई जाती हैं वो लोगों के दिमाग में आज भर रही हैं, लेकिन वास्तविकता, सच्चाई कुछ अलग ही है। और इस बोर्ड के गठन की जो ज़रूरत थी वो इसीलिए महसूस की जा रही थी क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज डाल दी गई थी और डली हुई हैं जो आज का जो युवा है, भारतीय है, उसको पता ही नहीं, अपने इतिहास के बारे में ज्ञान नहीं है, अपना जो इतिहास, हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसके बारे में ज्ञान नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं, जैसा कि अभी राजकुमार जी ने भी बताया, कि नहीं जानते कि जो आविष्कार हुए वो सबसे पहले भारत में हुए। हवाई जहाज़ का आविष्कार भारत में हुआ सबसे पहले, हमारे वैदिक ग्रंथों में उसको बनाने का तरीका बताया गया। लेकिन आज सब यही जानते हैं कि राइट्स ब्रदर्स द्वारा सबसे पहला हवाई जहाज़ उड़ाया गया, जबकि ये सच्चाई नहीं है। इस तरह से बहुत सारी सच्चाइयाँ जो वैदिक काल से चली आ रही हैं उसको मैकाले की शिक्षा पद्धति में छिन्न भिन्न कर दिया गया। परंतु आज ये जो भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो गठन किया जा रहा है, ये वास्तव में हमारी शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जैसा कि समझा जा रहा है या सुनने में आ रहा है कि इस शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जो आज की आधुनिक विज्ञान और आधुनिक भाषाओं के बारे में तो जानकारी दी ही जाएगी, लेकिन उसमें अलग से ये भी बताया जाएगा चीज़ें कि जो हमारी संस्कृति है, हमारे महापुरुष हैं, हमारे ग्रंथ हैं, उनके बारे में भी जानकारी विषय के रूप में दी जाएगी, जो कि बच्चों को एक अलग ही प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा। और ये एक मॉडर्न एजुकेशन के साथ मिक्स एजुकेशन होगी, और इसके अंदर अलग अलग प्रकार की जो हमारे उपनिषद हैं, वेद हैं, इनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आयुर्वेद है, योग है, तो ये सब चीज़ें इस भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन के बाद बच्चों तक जानकारी पहुंचेगी शिक्षा के माध्यम से। और इसके पीछे काफ़ी वर्षों से सरकार प्रयास कर रही थी। बहुत सारे जो संगठन हैं उनके द्वारा आपत्ति भी दी गई थी, लेकिन अंततः स्वामी रामदेव जी के प्रयासों से ये जो है इसका गठन किया गया। बढ़ाना चाह रहा था कि देखिए, भाषा क्या है? भाषा तो एक जो हम अपने विचार हैं उनको अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, और उसमें भी हम श्रेष्ठ माध्यम को ढूंढना हमें चाहिए। क्योंकि देखिए, संस्कृत एक ऐसी परफेक्ट लैंग्वेज है जिसको जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। और जैसे अंग्रेजी को आप बात करेंगे, वो लिखा कुछ जाता है, बोला कुछ जाता है। आप देखेंगे ये बड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज है। और जैसे आपने बात करी वायुयान की, मैं आपको इसमें बड़ा रोचक एक विषय बताना चाहूंगा कि महर्षि देव दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका में जो उन्होंने 1870 से पहले लिखी है, उसमें उल्लेख किया कि वायुयान का डिजाइन कैसा होना चाहिए, उसमें किस तरह से पंख होने चाहिए, उसमें उसका शेप कैसी होनी चाहिए, वो सारा उसमें उन्होंने वेद मंत्रों से उठा करके समझाया है। और उसी से प्रेरित होकर के और हमारे बापू तलपड़े जी ने गुजरात में वायुयान को 1895 में उड़ा के दिखाया जी। उसका सारा का सारा वो थे राइट से, वो राइट बंधुओं ने ले लिए बाद में, और उन्होंने कहा कि ये वायुयान हमने बनाया।
तो हमारे साथ में अन्याय तो बहुत कुछ हुए हैं। मगर देखिए कोई बात नहीं, जो समय आता है, अब समय अनुकूल है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ईश्वर करे हमारा वही वैभव पुराना लौटे इस देश का, और स्वामी रामदेव जी महाराज जिस पद पे कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है कि महर्षि देवदत्त का ही स्वरूप सामने आया है और इस देश का भव्योदय हो रहा है। राजकुमार आर्य जी, आप हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने जो पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की ओर से इसके बारे में जानकारी दी, अपने विचार रखे, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।